नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो इनर्शिया के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था। इनर्शिया मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपने स्टेट के चेंज होने का अपोजिशन करती है, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, इनर्शिया। और इनर्शिया किस चीज पर डिपेंड करती है, बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड करती है। उसी से मिलती जुलती एक और टर्म है जिसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब है, ये हम रोटेशनल मोशन में टर्म यूज करेंगे, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को घुमाया जाएगा, रोटेट किया जाएगा या किसी घूमती हुई चीज को रोका जाएगा, तो उसके लिए आपको जितना भी टॉर्क उसके ऊपर अप्लाई करना पड़ता है, वो टॉर्क की जो वैल्यू है वो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करती है कि बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। अगर किसी बॉडी का जिस एक्सिस के अराउंड वो घूम रही है, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो उसको रोकने के लिए आपको ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा। और अगर जिस एक्सिस के अराउंड ऑब्जेक्ट को घुमाना है हमको, उस एक्सिस के अराउंड उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो उसको घुमाने के लिए ज्यादा टॉर्क आपको लगाना पड़ेगा। मतलब घूम रहा है, उसको रोकना है, तब आपको ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। और अगर रेस्ट में है और उसको घुमाना है, तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का ज्यादा होगा तो आपको ज्यादा टॉर्क उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब सिंपल भाषा में अगर आप बोलो तो आप ये बोल सकते हो कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है या किसी रोटेटिंग बॉडी को रेस्ट में लाना है, तो उसके लिए आपको जितना भी कष्ट होगा, जितना भी आपको उसके ऊपर टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा, वो उस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करेगा। जिस एक्सिस के अराउंड आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का कैलकुलेट कर रहे हो, अगर वो ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब उसको रोटेट करना मुश्किल होगा। एक सिंपल एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। जैसे मान लो कि कोई सिलेंडर है, एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कि कोई सिलेंडर है, अगर आप इसको लुढ़का के लेके जाते हो तो ये इसकी एक्सिस है, इस एक्सिस के अराउंड इसको घुमाते हो, आप आगे लेके जाते हो, तो इस एक्सिस के अराउंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो कम आएगा। लेकिन अगर इसी सिलेंडर को आप ऐसे खड़ा कर देते हो, ठीक है, अब आप क्या करते हो, इसको ऐसे, इसको नीचे घुमाओ, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएगा, फिर उसको वापस उठाओ, वापस ऐसे रोटेट करते हुए लेके जाते हो, तो आपको ज्यादा टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, उसमें ज्यादा जोर आएगा। देखा होगा ना आप, घर पे जो सिलेंडर आता है, गैस का सिलेंडर आता है, तो वो ऐसे नहीं पटकता हुआ लाएगा इसको, वो कैसे लाएगा, लुढ़काता हुआ लाएगा। क्यों? क्योंकि इसको लुढ़काना इजी है ना। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस एक्सिस के अराउंड वो कम आएगा। और अगर इस एक्सिस के अराउंड इसको ऐसे आप घुमा रहे हो, रोटेट कर रहे हो, ऐसे पटक पटक के आप इसको आगे लेके जा रहे हो, तो आपको ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो आप एक सिंपल सी चीज ये याद रखो कि किसी भी बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ये डिसाइड करेगा कि उसको रोटेट करने में कितना जोर आएगा आपको, ठीक है। या अगर पहले से घूम रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट तो उसको रोकना है तो उसमें कितना आपको टॉर्क लगाना पड़ेगा, वो भी इसी चीज पे डिपेंड करेगा कि बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। जैसे मान लो कि ये कोई पॉइंट मास है, मतलब इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो सारा का सारा एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड हम लोग मानेंगे, इसकी कोई शेप और साइज नहीं कंसिडर करेंगे, ये सिर्फ एक पॉइंट मास है। और मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अराउंड इसको घुमाया जा रहा है किसी आर रेडियस की ऑर्बिट के अंदर, या आर रेडियस की ऐसे सर्कुलर पाथ के ऊपर इसको हम घुमा रहे हैं। तो मान लो कि ये जो एम मास है इसको आर रेडियस के एक सर्कुलर पाथ पे घुमाया जा रहा है, ठीक है, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बराबर आएगा, इधर लिख देता हूं, आई इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर के बराबर। यानी कि जो पार्टिकल का मास है उसको उस एक्सिस से उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो अपने पास क्या आ जाएगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ जाएगा। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हो गया किसी भी पॉइंट मास के लिए। हो सकता है किसी सिस्टम में एक से ज्यादा मासेज हो, मान लो कि कोई ऐसी बॉडी है, ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं और इस बॉडी को आप इस एक्सिस के अराउंड मान लो रोटेट कर रहे हो ऐसे। इसमें एक पार्टिकल ये है किसी m1 मास का जो r1 रेडियस के सर्कुलर पाथ पे घूमेगा अगर इसको घुमाया जाएगा बॉडी को। ये कोई दूसरा पार्टिकल है जिसका मास है m2, ये किसी r2 रेडियस के सर्कुलर पाथ पे घूमेगा। ये कोई तीसरा पार्टिकल है m3 मास का, ये किसी r3 रेडियस के सर्कुलर पाथ पे ऐसे घूम रहा होगा, इस बॉडी के साथ साथ घूमेंगे ये सारे पार्टिकल्स। ये कोई और पार्टिकल एज्यूम कर लो, कोई m4 मास का जो कि इसे r4 रेडियस के सर्कुलर पाथ पे ऐसे घूम रहा होगा। ये कोई एक और मास एज्यूम कर लेते हैं m5 जो कि r5 रेडियस के सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होगा। तो ऐसे इसमें बहुत सारे मैंने पार्टिकल एज्यूम कर लिए। ये जो बॉडी है ये डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है सपोज करो, और जब इस बॉडी को घुमाया जाएगा तो ये हर एक जो पार्टिकल है ये अलग अलग रेडियस के सर्कुलर पाथ पे घूम रहे होंगे। ये चीज समझ में आई क्या? तो अगर मुझे इस बॉडी का
टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है इस एक्सिस के अराउंड, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा m1 r1 स्क्वायर इस एक्सिस के अराउंड, दूसरे पार्टिकल का m2 r2 स्क्वायर, ऐसे करते जाना आपको, जितने भी पार्टिकल्स है सबके लिए करते जाओ, ठीक है। अगर इसमें n पार्टिकल्स है तो n पार्टिकल्स के लिए करेंगे, अगर 5 पार्टिकल है तो 5 पार्टिकल के लिए हम इसको करेंगे, तो ये आएगा m5 r5 स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको मतलब इस फॉर्मूले को यूज करोगे। तो अगर आपको किसी भी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो सिंपली क्या करना है, उस पार्टिकल का मास देखना है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसकी डिस्टेंस देखनी है, फिर इस डिस्टेंस का स्क्वायर करके मास से मल्टीप्लाई करना है, तो उस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा अपने पास। और अगर बहुत सारे पार्टिकल हैं किसी सिस्टम में तो आपको क्या करना है, आपको यही फॉर्मूला बार बार यूज करना है हर एक पार्टिकल के लिए, तो आपके पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा उस बॉडी का, ठीक है, सिंपल एकदम। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा वो समझो। देखो एक चीज तो फॉर्मूले से ही पता चल रही है कि मास ऑफ द बॉडी के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर बॉडी का मास ज्यादा होगा तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा आएगा। दूसरी चीज मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा, मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे मतलब जैसे ये बॉडी इस टाइप की नहीं होके मान लो ये ऐसी होती, मास उतना ही होता, लेकिन ये इस टाइप की इस शेप की होती, तो अब ये जो इसके पार्टिकल्स होते ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज्यादा दूर चले जाते, कोई यहाँ पे होता है, कोई यहाँ पे होता है, कोई यहाँ पे होता है, इस तरीके से इनकी जो दूरियां हैं वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या आती, पहले से तो ज्यादा ही आती ना। जितना ज्यादा दूरी तक मास डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, इसमें तो क्या है एक्सिस के आसपास ही है मास सारा, लेकिन इसमें दूर हो गया, और अगर ये मासेस दूर होते जाएंगे तो इस दूरी का स्क्वायर करके इसमें मास से मल्टीप्लाई करना होता है फॉर्मूले में। इसका मतलब जितना ज्यादा दूरी पे पार्टिकल जाएंगे, जितना ज्यादा दूरी तक एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही बढ़ता जाएगा। आई बात समझ में? इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बात पे भी डिपेंड करता है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। इसके अलावा आप ये बोल सकते हो कि साइज और शेप ऑफ द बॉडी के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे भाई साइज छोटी है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, क्योंकि पार्टिकल्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के आसपास ही होंगे। साइज बड़ी है तो दूर हो जाएंगे पार्टिकल, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। शेप के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, तो शेप का तो ये बताइए एग्जांपल, और भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे एक आपके पास सॉलिड बॉल है, एक उतने ही मास की आप एक डिस्क बना दो, उतने ही मास की एक रिंग बना दो, तो हर एक ऑब्जेक्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अलग अलग आएगा। जिस ऑब्जेक्ट के लिए मास ज्यादा दूरी तक डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड ज्यादा दूरी तक मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको कैलकुलेट करना है। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। एक पार्टिकल है तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला है, एन पार्टिकल्स है तो ये वाला फॉर्मूला चिपकाना है। ठीक, ऐसा यूनिट क्या होगी वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट क्या होगी, मास की यूनिट किलोग्राम और डिस्टेंस के स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर, ये इसकी ऐसा यूनिट है, याद रखेंगे। इसके बाद में आता है फिर रेडियस ऑफ जायरेशन। ये क्या चीज है भाई, जैसे मान लो कि आप किसी भी बॉडी को रोटेट कर रहे हो किसी एक्सिस के अराउंड, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसके स्क्वायर को अगर बॉडी के मास से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। आपको अलग अलग पार्टिकल्स के लिए फिर वो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इस बॉडी का मास m है और ये इसकी रेडियस ऑफ जायरेशन के, तो इस एक्सिस के अराउंड जिसके अराउंड इसको घुमा रहे हो, इस एक्सिस के अराउंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा I इक्वल टू m k स्क्वायर, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। आया समझ में? इसके लिए आपको m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा। तो इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन, जिसके स्क्वायर को बॉडी के मास से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है अपने पास में, बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी आ जाता है। अब मैं इसको जो डिस्टेंसेज होते हैं ना अलग अलग पार्टिकल की सिस्टम में r1 r2 r3 उनसे रिलेट करके बताता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। मान लो कि ये जो बॉडी है इसके अंदर ये डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, सबका मास हमने m एज्यूम किया हुआ है। ये हर एक पार्टिकल जो भी है ना यहाँ पे, हर एक पार्टिकल का मास कितना है, m के बराबर है यहाँ पे। ठीक है, इनकी दूरियां एक्सिस ऑफ रोटेशन से अलग अलग है, r1 r2 r3 इस तरीके से। अगर मुझे इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है इसी एक्सिस के अराउंड जिसके अराउंड इसका पता किया था, तो इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे I इक्वल टू m इंटू r1 स्क्वायर प्लस m इंटू r2 स्क्वायर, ऐसे करते जाएंगे। और जितने भी पार्टिकल्स है सबके लिए करना है ऐसा, n पार्टिकल्स है तो n पार्टिकल्स के लिए करेंगे ऐसा। ठीक है जी, अब ये वाला जो फॉर्मूला है और ये वाला जो फॉर्मूला है इनसे आंसर तो सेम ही आएगा, क्योंकि हम डेफिनेशन क्या बता रहे हैं,
रेडियस ऑफ जायरेशन की, कि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जिसके स्क्वायर को बॉडी के मास से मल्टीप्लाई करके हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कर सकते हैं। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो बराबर पुट कर दो, एम के स्क्वायर इक्वल टू एम आर वन स्क्वायर प्लस एम आर टू स्क्वायर एंड सो ऑन। मान लो एन पार्टिकल से तो एम आर एन स्क्वायर तक हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। अब कैपिटल एम का मतलब यहाँ पे है टोटल मास ऑफ द बॉडी। मान लो इसके अंदर एन पार्टिकल्स है तो टोटल मास कितना हुआ इसका, एन इंटू स्मॉल एम इक्वल टू कैपिटल एम। भाई इसके अंदर एन पार्टिकल्स है छोटे छोटे, हर एक का मास स्मॉल एम है, तो टोटल मास कितना हुआ, कैपिटल एम इक्वल टू एन इंटू स्मॉल एम। तो ये जो मैंने कैपिटल एम लिखा है इसको मैं स्मॉल एन इंटू स्मॉल एम लिख देता हूँ, इंटू के स्क्वायर इक्वल टू एम, कॉमन ले लो इसमें, तो आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन आर एन स्क्वायर तक लिख देंगे। ये स्मॉल एम उड़ा दो दोनों साइड में, तो के स्क्वायर बराबर आएगा आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर एंड सो ऑन आर एन स्क्वायर तक, और डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू है इसको बोलते हैं मीन स्क्वायर वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी डिस्टेंसेज हैं उनका स्क्वायर करके आपने क्या किया, उनका एवरेज निकाला, एन से डिवाइड कर दिया ना तो एवरेज वैल्यू आ गई है, तो इसको बोलते हैं मीन स्क्वायर वैल्यू। और अगर मैं ये स्क्वायर हटा दूं, अंडर रूट कर दूं दोनों साइड में, तो इधर तो आएगा के और इधर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर एंड सो ऑन आर एन स्क्वायर तक डिवाइडेड बाई आएगा एन। तो ये जो वैल्यू अपने पास निकल के आ रही है, ये सामने जो लिखा हुआ है रेडियस ऑफ जायरेशन के सामने, इसका एक और नाम होता है इस टर्म का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द डिस्टेंसेस। इसमें जितनी भी डिस्टेंसेज हैं आर वन आर टू आर थ्री, हमने पहले उनका स्क्वायर किया, फिर उनका एवरेज निकाला एन से डिवाइड करके सबको जोड़ के, और उसके बाद में अंडर रूट कर दिया, तो इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। कौन सी वैल्यू है ये, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। उल्टा करते हैं इसमें, स्क्वायर सबसे पहले स्क्वायर किया, फिर मीन किया और फिर अंडर रूट कर दिया। तो एक चीज इसमें ये याद रखनी की जो रेडियस ऑफ जायरेशन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पार्टिकल्स की जो डिस्टेंसेज होती है उनकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के बराबर होती है। तो ये वाली जो टर्म है ना, ये भी आप याद रखो, कई बार क्वेश्चंस में ये पूछ लेते हैं कि रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द डिस्टेंसेज, या फिर मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द डिस्टेंसेज, या एवरेज वैल्यू ऑफ द डिस्टेंसेज, ऐसे आपको ऑप्शन दे रखे होंगे। तो ये कौन सी वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द डिस्टेंसेज ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आया समझ में इतना, ठीक है। तो ये रेडियस ऑफ जायरेशन है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इससे थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाती है हम अपनी, क्योंकि इसमें सिर्फ ये करना होता है कि एक डिस्टेंस हम रेडियस ऑफ जायरेशन एज्यूम करते हैं, उसके स्क्वायर को सीधा बॉडी के मास से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अपने पास उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ जाता है। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो रेडियस ऑफ जायरेशन है वो बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, कि उसमें बॉडी का मास कितना है, उसके पार्टिकल का मास कितना है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, वो डिपेंड करेगी शेप के ऊपर। क्योंकि शेप अगर अलग होगी तो आर वन आर टू आर थ्री ये सब अलग अलग होंगी डिस्टेंसेस। मास कुछ भी हो बॉडी का उससे मतलब नहीं है, पार्टिकल कितनी दूरी तक फैले हुए हैं उससे मतलब है। रेडियस ऑफ जायरेशन कैलकुलेट करोगे ना तो आर वन आर टू आर थ्री ये सब क्या है, डिस्टेंसेस। तो डिस्टेंसेस या फिर एक तरह से शेप ऑफ द बॉडी के ऊपर रेडियस ऑफ जायरेशन डिपेंड करती है। जो डिफरेंट शेप की बॉडीज होती हैं उनके लिए रेडियस ऑफ जायरेशन अलग अलग होगी। आया समझ में, चाहे उनका मास सबका सेम हो, लेकिन फिर भी उनकी रेडियस ऑफ जायरेशन अलग अलग होगी। क्यों, क्योंकि वो मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करती है कि कितनी दूरी तक मासेस फैले हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखनी है। आया समझ में, ठीक। अब मान लो कोई अलग अलग शेप की आपको बॉडीज दे रखी है और उनके लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना होता है, तो उसके लिए हम कुछ थ्योरम अप्लाई करते हैं। अलग अलग शेप की जो बॉडीज हैं उनके लिए मान लो किसी एक्सिस के अराउंड उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, तो उसके लिए हम कुछ थ्योरम यूज करेंगे कैलकुलेशन इजी करने के लिए, ताकि इजीली हम कैलकुलेशन करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कर पाए। तो उसमें पहली थ्योरम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है वो हम यूज करते हैं किसी भी टाइप की बॉडी के लिए, इसको अप्लाई किया जा सकता है जब हमें उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली किसी एक्सिस के अराउंड उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से पता हो। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई बॉडी है और ये इसका सेंटर ऑफ मास है। ये जो सेंटर ऑफ मास है इससे ये एक्सिस पास हो रही है और इसके अराउंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ICM। जो भी निकल के आएगा वो होगा ICM। अब इस एक्सिस के पैरेलल एक और एक्सिस हमने एज्यूम कर रखी है, ये वाली एक्सिस। ये बॉडी के अंदर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है, कहीं भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए।
तो इस दूसरी वाली एक्सिस के अराउंड अगर इसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया जाए तो वो बराबर आता है I इक्वल टू आई सी एम प्लस एम इंटू डी स्क्वायर, जहां पे d का मतलब क्या है, इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। और ये कौन सी एक्सिस है, ये वो एक्सिस है जो बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। तो अगर आपको किसी भी बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है बॉडी का, तो उसके पैरेलल कोई भी दूसरी एक्सिस हो, चाहे वो बॉडी के अंदर हो, बाहर हो, कहीं भी हो, उसके पैरेलल होनी चाहिए बस, उसके अराउंड आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का इजीली पता कर सकते हो इस थ्योरम को यूज करके। इसी को हम बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि इसमें दो पैरेलल एक्सिस आपको दिखाई दे रही है। तो क्या बोला इसको, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कैलकुलेशन काफी इजी कर देगी ये आपकी। आगे हम कैलकुलेशंस वगैरह करेंगे तो उसमें आप इसको यूज करोगे। आया समझ में, ठीक है। यहाँ पे m का मतलब क्या है, m का मतलब है मास ऑफ द बॉडी। ये जो बॉडी है इसका मास है m, और इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है d। ICM का मतलब है इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बस इतना सा ध्यान रखना है, इससे आप इजीली मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लोगे इस सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के पैरेलल किसी भी एक्सिस के अराउंड, ठीक। इसके बाद में आती है फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। दूसरी क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये वाली जो थ्योरम है ये सिर्फ और सिर्फ लेमिना टाइप की बॉडीज के लिए अप्लाई करते हैं। लेमिना किसको बोलते हैं, शीट टाइप के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे डिस्क हो गई है ना, एक स्क्वायर शीट हो गई। 3D ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, शीट टाइप का होना चाहिए, प्लेन शीट होती है ना, उस टाइप का कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक डिस्क दिखा रखी है। अब ये थ्योरम का मतलब क्या है पहले वो समझो। यहाँ पे ये जो डिस्क है इसके प्लेन में हमने दो परपेंडिकुलर एक्सिस एज्यूम करी है, एक तो है एक्स एक्सिस और दूसरी क्या है ये वाई एक्सिस है। और जहां पे ये एक दूसरे को काट रही है जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन से एक तीसरी एक्सिस पास हो रही है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, जिसको हम क्या बोलेंगे, जेड एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप इसको इमेजिन कर सकते हो। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये बोलती है कि अगर इस बॉडी के प्लेन में अगर दो परपेंडिकुलर एक्सिस एज्यूम की जाए एक्स और वाई, और उनके अराउंड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया जाए आई एक्स और आई वाई, और इन दोनों को ऐड कर लिया जाए, तो ये हमेशा वो तीसरी एक्सिस जो इन दोनों एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट से जा रही होगी और इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, यानी कि जेड एक्सिस, उस एक्सिस के अराउंड इस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर आएगा। आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आई जेड। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। आई जेड का मतलब क्या है, वो एक्सिस जो बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, और उन दोनों एक्सिस जो आपने बॉडी के प्लेन में एज्यूम कर रखी है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, उसके परपेंडिकुलर पास हो रही है। ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब एक्स वाई और जेड एक्सिस तीनों के आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। बॉडी के प्लेन में जो एक्सिस है वो है एक्स और वाई, और बॉडी के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है वो जेड है। तो जेड एक्सिस के अराउंड इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर आएगा आई एक्स और आई वाई के सम के, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। मैं इसको अप्लाई करके दिखाऊंगा आगे आपको, एक बार आप याद रखो इनको कि भी इस टाइप की थ्योरम होती है जो हम यूज करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए। अब सबसे एक सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर लेते हैं। एक रिंग आपको दे रखी है जिसका मास है सपोज करो m, और आपको इसकी रेडियस भी दे रखी है सपोज करो कैपिटल R, और हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है कौन सी वाली एक्सिस के अराउंड, ये जो सेंटर से पास हो रही है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। इस एक्सिस के अराउंड मान लो इसको घुमाना है, तो इस एक्सिस के अराउंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा। क्या करेंगे इसके लिए, इसके ऊपर एक छोटा सा मास एज्यूम कर लेंगे। मान लो यहाँ पे ये dm मास एज्यूम कर लिया, जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर है बताओ, r दूरी पे है। तो ये जो छोटा सा मास dm है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा इस एक्सिस के अराउंड, तो इसका आएगा di इक्वल टू dm इंटू आर स्क्वायर। di क्यों लिखा, क्योंकि ये छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, स्मॉल ही होगा इसलिए इसको di लिखेंगे। फिर ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स पे पूरी रिंग को डिवाइड कर दो, हर एक एलिमेंट का इसी तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो, फिर सबको जोड़ लो तो अपने पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। उसके लिए हम एक सिंपल काम करते हैं, ऐसे छोटे छोटे तो इसमें इनफाइनेट एलिमेंट्स होंगे, तो इनफाइनेट एलिमेंट्स के लिए अगर ये आप कैलकुलेशन करोगे और सबको जोड़ोगे तो इनफाइनेट चीज़ों के एडिशन के लिए हम इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर स्क्वायर। आप इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट्स डीएम 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 एज्यूम करोगे उनकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आर ही आएगी चारों तरफ, तो आर तो यहाँ पे कांस्टेंट है, डी आई का इंटीग्रेशन हो जाएगा आई, आर स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर कर दो इसको,
इंटीग्रेशन ऑफ डीएम बचेगा, और इंटीग्रेशन डीएम क्या होगा, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स को अगर सबको ऐड करोगे तो टोटल मास रिंग के मास के बराबर आएगा। यानी कि आप इसको लिख सकते हो कैपिटल एम जो कि रिंग का मास है इनटू आर स्क्वायर। तो याद रखना है कि किसी भी रिंग का उसकी खुद की जो एक्सिस होती है, जो सेंटर से पास होती है और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, उसके अराउंड जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर के बराबर होगा। आया समझ में? ठीक है, सिंपल एकदम। अब मान लो इसी रिंग का आपको इसके किसी डायमीटर के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ये रिंग है, ये रिंग मैं एज्यूम कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, ये इसका डायमीटर हो गया। अब इसके अराउंड इसको घुमाना है ऐसे, समझ रहे हो बात? ये ऐसे रिंग है अपने पास में तो इसको ऐसे घुमाना है। अभी तो हम इस एक्सिस के अराउंड इसको ऐसे घुमा रहे थे, यहाँ पे दिखा रखा है, ऐसे घुमा रहे थे इसको ऐसे। अब इसको ऐसे घुमाना है, ये एक्सिस हो गई, इसके अराउंड आपको इसको ऐसे रोटेट करना है वर्टिकल प्लेन में, समझ रहे हो डायग्राम? अब इसके अराउंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, इसकी रेडियस है कैपिटल आर, मास है इसका एम। तो अब हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। कैसे? देखो, ये मैं एक एक्सिस एज्यूम कर लेता हूँ, मान लो ये एक्स एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर ये मान लेते हैं वाई एक्सिस, ठीक है, और इसके इन दोनों के परपेंडिकुलर एक एक्सिस ये होगी जो कि होगी जेड एक्सिस। तो हमको क्या पता है कि इस बॉडी के प्लेन में ये जो एक्स और वाई एक्सिस हमने एज्यूम करी है, इनके अराउंड इस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसका सम आई एक्स प्लस आई वाई वो किसके बराबर होगा, आई जेड के बराबर होगा। अब ये वाली जो एक्सिस है ये आई मतलब जेड एक्सिस है और इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो अभी हमने सॉल्व किया ही है, कितना होगा, एम आर स्क्वायर। तो आई जेड की जगह तो क्या लिख दो, एम आर स्क्वायर। और क्योंकि ये वाला जो डायमीटर है इसके अराउंड इसको घुमाओ या इस वाले डायमीटर के अराउंड इसको घुमाओ, बराबर ही जोर आएगा हमको। इसका मतलब इन दोनों एक्सिस के अराउंड, ये और ये, इन दोनों एक्सिस के अराउंड इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही होगा। भाई आप इस रिंग को चाहे ऐसे घुमाओ वर्टिकल प्लेन में या फिर इसको ऐसे ऐसे घुमाओ, बराबरी तो जोर आएगा। क्या डिफरेंस है उसमें? कोई डिफरेंस नहीं है, आप इसको ऐसे घुमा लो, समझ रहे हो बात? ठीक है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही आएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि आई एक्स और आई वाई यहाँ पे बराबर ही है, तो इसको मैं आई वाई को अगर आई एक्स लिख दूंगा तो ये बन जाएगा 2IX। तो आई एक्स क्या आएगा यहाँ से, एम आर स्क्वायर बाई 2, यानी कि इस रिंग के किसी भी डायमीटर के अराउंड, जैसे ये वाला डायमीटर ले लो या ये वाला ले लो, एक ही बात है, किसी भी डायमीटर के अराउंड जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो एम आर स्क्वायर बाई 2 आएगा। अब ये तो मैं आपको जस्ट कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कि इस तरीके से ये चीजें कैलकुलेट की जाती है, बाकी आपको करना नहीं है कैलकुलेट, आपको सीधी वैल्यूज याद करनी है। जैसे रिंग के लिए इसके सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एम आर स्क्वायर, ये याद रखेंगे। डायमीटर के अराउंड कितना होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। कैसा है वो समझ गए क्या? ठीक है, अगर आपको बोले कि बताओ कि इसकी ये जो टेंजेंशियल एक्सिस है, ये वाली एक्सिस, इसके अराउंड बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो ये वाली जो एक्सिस है ये इस सेंटर से पास होने वाली एक्सिस से कितना दूर है, r दूरी पे है। तो अब इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, इस एक्सिस के अराउंड तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चली गया हमको, कितना आया, एम आर स्क्वायर बाई 2। और ये जो पॉइंट है ये इसका सेंटर ऑफ मास भी है इस रिंग का, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अराउंड आपको इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो इसके पैरेलल r दूरी के ऊपर ये जो दूसरी एक्सिस है इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, तो आएगा ICM, यानी कि एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम इंटू डी स्क्वायर, डी की वैल्यू r के बराबर है, यानी कि एम आर स्क्वायर लिख देंगे, ये आएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। ये लो जी आंसर, कर सकते हैं ना ऐसा। तो आपको ये जो थ्योरम मैंने आपको बताया ना, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये इस तरीके से लगानी होती है। समझ में आया कैसे लगाएंगे? और इजीली हम कोई भी शेप की आपको बॉडी दे रखी हो, किसी भी टाइप की बॉडी दे रखी हो, सबके लिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इजीली हम कैलकुलेशन करके पता लगा लेंगे। कुछ बेसिक फॉर्मूले तो याद करेंगे, बाकी आप इन थ्योरम को अप्लाई करके सॉल्व करके देख लोगे। जैसे ये वाला जो फॉर्मूला है, सेंटर ऑफ जो सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये याद रखेंगे, बाकी आप ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। इतनी कैलकुलेशन तो दिमाग में ही कर दोगे आप। ठीक है, आया समझ में ये? ठीक, अब जैसे ये कैलकुलेशंस करी थी अभी हमने, उसी के बेसिस पे उसी तरीके से हम इन डिफरेंट टाइप की जो बॉडीज हैं, डिफरेंट शेप की जो बॉडीज हैं, उनके लिए भी हम कुछ फॉर्मूले डिराइव करते हैं। अब वो फॉर्मूले आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। जो मोस्टली काम आने वाले फॉर्मूले हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपको एक होलो सिलेंडर दे रखा होगा, होलो सिलेंडर और जो रिंग होती है उसके लिए खुद की एक्सिस के अराउंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला वो सेम ही आता है। रिंग के लिए क्या था फॉर्मूला, I = एम आर स्क्वायर, वही फॉर्मूला होलो सिलेंडर के लिए भी लगाएंगे।
होलो सिलेंडर है उसको पिचका दो, क्या बन जाएगी, रिंग बन जाएगी ना। इसलिए ये वाली जो एक्सिस है इसके अराउंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, होलो सिलेंडर का कैलकुलेट करो चाहे रिंग का कैलकुलेट करो, सेम ही आएगा, चाहे रिंग हो चाहे होलो सिलेंडर हो। ठीक है, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम होता है, एम आर स्क्वायर। ठीक, ठीक है जी, ये आ गया होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी तरीके से अगर सॉलिड सिलेंडर दे रखा है, सॉलिड सिलेंडर को पिचका दो, क्या बन जाएगी, डिस्क बन जाएगी। तो डिस्क का और सॉलिड सिलेंडर का फॉर्मूला एक ही होता है। मान लीजिए कोई डिस्क है, अगर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करोगे तो इसका फॉर्मूला आता है अपने पास एम आर स्क्वायर बाई 2, डेरिवेशन करेंगे ना इसका, तो ये फॉर्मूला आएगा निकल के। तो ये फॉर्मूला डिस्क के लिए लगेगा और यही सॉलिड सिलेंडर के लिए लगेगा। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा या डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अगर इसकी किसी टेंजेंशियल एक्सिस के अराउंड पूछ ले तो, जैसे मान लो कि ये वाली एक्सिस है, इसके अराउंड पूछ ले तो इसकी रेडियस कितनी है आर, तो बताओ इस एक्सिस के अराउंड, ये वाली एक्सिस है इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो इस वाली एक्सिस के अराउंड कितना है एम आर स्क्वायर बाई 2, ये इसके पैरेलल है दूसरी वाली एक्सिस, तो इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आना चाहिए एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम इंटू आर स्क्वायर, है ना। कौन सी थ्योरम लगाई है मैंने, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या आएगा आंसर 3/2 एम आर स्क्वायर, ये लो जी आंसर आ गया। तो इस एक्सिस के अराउंड पूछे तो ये आ जाएगा आंसर, ऐसे कर सकते हैं ना इजीली। ठीक, अगर आपको कोई भी रोड दे रखी है, पतली रोड है जिसका मास है m और उसकी लेंथ है l, तो इसका इसके सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा एम एल स्क्वायर बाई 12। ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे सारे, ये सारे फॉर्मूले हैं ना, ये कैलकुलेशन से आते हैं, ये आपको याद करने हैं। और अगर आपको रोड दे रखी है लेकिन जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसकी एक एज से पास हो रही है, सेंटर से पास नहीं होकर कहां से पास हो रही है, एक एज से पास हो रही है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आएगा एम एल स्क्वायर बाई 3। ये कहां से आया, तो ये मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई है, इसके अराउंड तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता ही है, ये वाली डिस्टेंस l बाई 2 होगी, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के अगर आप इस एक्सिस के अराउंड इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करोगे तो वो सॉल्व करने पे एम एल स्क्वायर बाई 3 आएगा। तो रोड के लिए दो फॉर्मूले आप याद रखो, एक तो ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एक एज से पास होने वाली एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये दो याद रखो। बाकी तो कोई भी एक्सिस हो सकती है इसके आसपास, तो उसके लिए तो फिर थ्योरम है ही अपने पास, वो लगाएंगे। अगर आपको सॉलिड स्फीयर दे रखा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा खुद की एक्सिस के अराउंड 2/5 एम आर स्क्वायर। और अगर टेंजेंशियल एक्सिस के लिए पूछे तो, इस वाली एक्सिस के लिए पूछे तो इसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना 2/5 एम आर स्क्वायर। ये वाली जो एक्सिस है ये इससे कितना दूर होगी, r डिस्टेंस पे होगी, तो बताओ क्या फॉर्मूला लगाएंगे, I इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस क्या करना है m इंटू डी स्क्वायर, डी की वैल्यू r के बराबर है यानी कि m r स्क्वायर आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो आएगा 7/5 एम आर स्क्वायर, ये अपना आंसर होगा सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से कैलकुलेशन कर लेनी है बाद में। अगर आपको कोई इस टाइप का होलो सिलेंडर दे रखा है जिसकी इनर रेडियस और आउटर रेडियस दोनों बता रखे हो तो इसका फॉर्मूला होता है I इक्वल टू एम बाई 2 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये लगा देंगे फॉर्मूला। अगर आपको कोई भी शीट दे रखी है, रेक्टेंगुलर शीट दे रखी है मान लो, तो इसका फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो इसके सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अराउंड कैलकुलेट करते हैं, यह था m/12 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए और बी क्या है यहाँ पे, साइड्स ऑफ द शीट है, तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अगर ये स्क्वायर प्लेट होती जिसकी साइड होती ए तो बी की जगह भी ए आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ए और बी बराबर होंगे ना स्क्वायर प्लेट के लिए, तो बी की जगह ए पुट कर दो तो ये बन जाएगा m/12 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर, एक 2 कैंसिल करके ma स्क्वायर बाई 6 बोल सकते हो इसको स्क्वायर प्लेट के लिए, है ना। रेक्टेंगुलर प्लेट वाला फॉर्मूला उसी को लगा के स्क्वायर प्लेट के लिए भी सॉल्व कर सकते हो। ऐसे ही आपको पूछे होलो स्फीयर के लिए तो इसका फॉर्मूला होगा I इक्वल टू 2/3 एम आर स्क्वायर। और अगर इसकी टेंजेंशियल एक्सिस के राउंड पूछ ले तो क्या करना है, एम आर स्क्वायर और ऐड कर देंगे इसमें, क्योंकि ये इसकी पैरेलल एक्सिस होगी ना, तो आपको लगाना है I इक्वल टू 2/3 एम आर स्क्वायर, ये इसके सेंटर मास से पास होने वाली एक्सिस है, प्लस क्या करेंगे एम आर स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5/3 एम आर स्क्वायर।
तो ऐसे कोई भी शेप की बॉडी दे रखी हो, मोस्टली तो यही बॉडीज हम यूज करते हैं, रिंग होगी या डिस्क होगी या सिलेंडर होगा, कोई स्क्वायर प्लेट हो सकती है, होलो या सॉलिड स्फेयर हो सकते हैं, इसी टाइप की बॉडीज आपको गिवन होती है। डिस्क के लिए याद रखना है, रिंग और डिस्क के लिए मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे, रिंग के लिए खुद की एक्सिस के अराउंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, एम आर स्क्वायर, डिस्क के लिए कितना है, एम आर स्क्वायर बाई 2। और किसी एक्सिस के अराउंड पूछे, टेंजेंशियल एक्सिस, अगर डायमीटर के अराउंड पूछे तो जैसे रिंग के डायमीटर के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, एम आर स्क्वायर बाई 2, उसी तरीके से डिस्क के डायमीटर के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इसका हाफ, यानी कि एम आर स्क्वायर बाई 4 आएगा। ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। आ रही है कुछ बातें समझ में? ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज कि ये वाले फॉर्मूले कब लगेंगे, जब आपको कोई भी शेप बॉडी दे रखी होगी, मतलब स्फेयर दे रखा होगा, सिलेंडर दे रखा होगा, कोई भी शेप दे रखी होगी, तब आपको ये फॉर्मूले लगाने हैं। अगर पॉइंट मास दे रखा है तब तो सीधा फॉर्मूला है आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, है ना। एम मतलब मास ऑफ द पार्टिकल और आर मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पार्टिकल की डिस्टेंस, तब सीधा चिपकाना है, तब आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है इनमें से। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब आपको शेप ऑफ द बॉडी बताई जाएगी क्वेश्चन में। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन सिस्टम अबाउट एक्सिस एक्स एक्स डैश। तो इस एक्सिस के अराउंड इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, मतलब हम एक्स एक्स डैश एक्सिस के अराउंड इसको घुमाएंगे। ऐसे तीन मासेस है, तीनों को आपने इस तरीके से यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स के ऊपर चिपकाया हुआ है। अब इसको ऐसे रोटेट किया जा रहा है सिस्टम को, तो हर एक जो पार्टिकल है वो यहाँ पे घूम रहा होगा, लेकिन ये जो दोनों पार्टिकल्स हैं ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर ही है। तो इन दोनों पार्टिकल्स की एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितनी हो गई, 0। इसके लिए r1 कितना, 0। इसके लिए r2 कितना, 0। इसके लिए r कितना, तो r मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसके लिए r3 आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। r1 r2 तो 0 है, क्यों, क्योंकि जिस एक्सिस के अराउंड इसको घुमाया जा रहा है सिस्टम को, ये उसी एक्सिस के ऊपर है पार्टिकल, तो इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0 आ जाएगा, क्योंकि जब आप फॉर्मूला यूज करोगे ना, I इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, तो उसमें r1 r2 0 0 पुट करेंगे। फॉर्मूला लिख देता हूँ, m1 r1 स्क्वायर प्लस, तीन पार्टिकल है ना, तो m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। अब r1 r2 तो पता है, मास भी तीनों के पता है, ये r3 और कैलकुलेट कर लेते हैं। सिंपल ज्योमेट्री यूज करो। ये देखो यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है। बताओ कि ये वाली दूरी कितनी है, a के बराबर है। ये दूरी कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक की, ये टोटल a है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तीनों साइड्स बराबर है, ये टोटल a है। ये कितना होगा, ये a बाई 2 होगा। ठीक है, ये a बाई 2 है, ये a है, तो ये कितना होगा, तो r3 के लिए आपको क्या करना है, देखो हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर होता है हमेशा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो ये बराबर होगा हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, और लास्ट में इसका अंडर रूट भी करना पड़ेगा। तो r3 बराबर आएगा अपने पास में, ये अंडर रूट में आएगा a स्क्वायर इंटू 3/4, यानी कि √3/2 a निकल के आएगा। ये r3 की वैल्यू आएगी अगर आप इसको सॉल्व करोगे। अब r3 की वैल्यू आ चुकी है, अब सीधा फॉर्मूला चिपकाना है, I इक्वल टू m1 m के बराबर है, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से 0 है, दूसरा मास m है, उसकी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, तीसरा मास m है, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है √3/2 a के बराबर। इसका स्क्वायर कर दो, I कितना आएगा, स्क्वायर करेंगे तो 3/4 m a स्क्वायर के बराबर। ये अपना फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। आया समझ में, आसान है एकदम। ऐसा कोई भी सिस्टम दे रखा होगा, आपको पार्टिकल्स का मास बताएगा और डिस्टेंसेस आपको पता कर लेनी है, या तो क्वेश्चन में गिवन होंगी या फिर पता कर लेंगे, और उसके बाद में इजीली मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू डिस्क ऑफ द सेम मटेरियल एंड थिकनेस हैव रेडियस 0.2 मीटर एंड 0.6 मीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर एक्सिस। ये दो डिस्क की बात कर रहा है, जिसमें एक की रेडियस 0.2 मीटर है, दूसरे की है 0.6 मीटर। इनका मटेरियल सेम है और इनकी थिकनेस भी सेम है, लेकिन साइज अलग अलग है इनकी। एक छोटी डिस्क है यहाँ पे, इस छोटी डिस्क की रेडियस आपको कितनी दे रखी है,
तो R1 दे रखा है 0.2 मीटर, और एक बड़ी डिस्क है जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है, बताओ, ये रेडियस दे रखी है R2 इक्वल टू 0.6 मीटर। मटेरियल सेम यूज किया है इन डिस्क को बनाने के लिए, और इनकी थिकनेस भी सेम है। तो आपको बताना है कि इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो क्या होगा। ये जो इनकी एक्सिस है इसके राउंड अगर इनको घुमाया जाए तो इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 और I2 का रेशियो क्या होगा। आपको I1 अपॉन I2 पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, I1 अपॉन I2। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्क के लिए शेप दे दी ना बॉडी की, तो डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, mr²/2। तो पहले वाले डिस्क के लिए लगाएंगे mr1²/2, और दूसरे वाले डिस्क के लिए लगाएंगे m की जगह m1 लिख देते हैं इधर, m1r1²/2, और दूसरे वाले डिस्क के लिए क्या होगा, m2r2²/2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे m1 अपॉन m2 ये रेशियो आपको पता करना पड़ेगा। r1 r2 तो आप इजीली देख के बता दोगे, m1 m2 कहाँ से लाओगे। तो आपको पता है कि यहाँ पे दोनों डिस्क की थिकनेस सेम है और मटेरियल सेम यूज किया है। अगर थिकनेस और मटेरियल सेम है तो जो डिस्क बड़ी है उसका मास ज़्यादा है, छोटी वाली डिस्क का मास कम है, और इनके मास का जो रेशियो है वो इनके एरिया के रेशियो के बराबर है। थिकनेस सेम है, मटेरियल सेम यूज कर रहे हो, तो एरिया वाइज आप इनका मास कंपेयर कर सकते हो। तो मास ऑफ द फर्स्ट डिस्क और मास ऑफ द सेकंड डिस्क, इनका जो रेशियो आएगा वो आएगा इनके एरिया के रेशियो के बराबर। एरिया क्या होगा, पहले वाली डिस्क का πr1², दूसरी वाली डिस्क का πr2²। ये समझ में आया क्या। थिकनेस सेम है ना, इसलिए ऐसा कर रहे हैं अपन, थिकनेस सेम है, मटेरियल सेम है, इसलिए ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया का जो रेशियो आएगा वो इनके मास का रेशियो आएगा। ये पाई से पाई उड़ा दोगे तो ये आएगा m1 अपॉन m2 किसके बराबर आ रहा है, r1² अपॉन r2²। अब ये वैल्यू उठा के वहां पुट कर दो, सॉल्व कर लो। ये 2 तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा जो अपॉन में है। m1 अपॉन m2 को क्या लिखेंगे, r1² अपॉन r2² इंटू ये r1² और नीचे ये r2²। तो ये r1/r2 का पावर 4 बन गया एक तरह से। ठीक है, r1/r2 कितना, तो 0.2 अपॉन 0.6, 0.2 अपॉन 0.6, ये आएगा 1/3। इसकी पावर 4 कर दो, क्या बनेगा, 1/3 की पावर 4 यानी कि 1/81। तो ये आएगा 1/81। तो दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका रेशियो क्या होगा, 1/81 के बराबर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। बोलो आया क्या समझ में, क्लियर एकदम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए मीटर स्केल of mass 0.6 kilogram about an axis perpendicular to the scale and located at the 20 centimeter position on the scale। ये एक मीटर स्केल की बात कर रहा है, मतलब इसकी लेंथ क्या होगी, 1 मीटर होगी, है ना। ये 0 वाला पॉइंट है, इधर 100 सेंटीमीटर वाला पॉइंट होगा, और ये इसका सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट हो गया 50 सेंटीमीटर के ऊपर। ठीक है, और ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस हो गई। ठीक, हमें कौन सी एक्सिस के अराउंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा रहा है, जो 20 सेंटीमीटर वाला मार्क होगा ना, यहाँ पे कहीं पे 20 सेंटीमीटर लिखा होगा, उस मार्क से जो इस स्केल के परपेंडिकुलर एक्सिस पास हो रही होगी, इस एक्सिस के अराउंड इसको रोटेट करना है। इस स्केल को इस वाली एक्सिस के अराउंड घुमाना है। ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो ये वाली एक्सिस कौन सी हो गई, जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। तो इसके अराउंड अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका पता है ICM, तो इसके पैरेलल आप किसी भी एक्सिस के अराउंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजीली पता कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कौन सी थ्योरम लगा देंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, I इक्वल टू ICM प्लस m इंटू d², ये लगानी है। मतलब पैरेलल एक्सिस थ्योरम, देखो दो पैरेलल एक्सिस जहां भी दिख जाए ना आपको, वहां पे आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम चिपकानी है। मास ऑफ द स्केल हमको दे रखा है क्वेश्चन में, मास ऑफ द स्केल इज 0.6 किलोग्राम। ठीक है, लेंथ आपको पता है ये 1 मीटर है या 100 सेंटीमीटर है। अब लगाते हैं इस फॉर्मूले को। देखो सबसे पहले तो ICM कितना होगा, ICM मतलब इस रोड के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अराउंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था, ml²/12। कोई भी रोड हो उसके सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अराउंड उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12। ये याद रखेंगे। अब ये वाली एक्सिस इसके पैरेलल है। ठीक है, अब मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। देखो ICM कितना, ml²/12, m कितना है 0.6 किलोग्राम,
एल कितना है 1 मीटर, उसका स्क्वायर कर दो, डिवाइडेड बाय क्या आएगा 12 आएगा, ठीक है, प्लस एम वही 0.6 किलोग्राम। डी क्या लेना है वो देख के बताओ डायग्राम में। डी क्या होता है, दोनों पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बीच का डिस्टेंस। ये 20 सेंटीमीटर वाला पॉइंट है, ये 50 सेंटीमीटर वाला पॉइंट है, डिस्टेंस बताओ दोनों के बीच की कितनी होगी 30 सेंटीमीटर। 20 से 50 पहुंचना है तो 30 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा, तो ये आएगा 0.3 मीटर के बराबर। 30 सेंटीमीटर है ना, उसको मीटर में चेंज करके लिखा है मैंने, स्क्वायर कर दो, सॉल्व कर लो इसको, यही अपना आंसर है। ये तो आएगा 0.6 डिवाइडेड बाई 12 यानी कि 0.05, और ये आएगा 0.3 और ये आएगा 0.09, तो सॉल्व करोगे तो 0.054 बनेगा। ये पूरा सॉल्व करोगे ऐड करके तो 0.104 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये अपना फाइनल आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट है। जो इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 20 सेंटीमीटर वाले मार्क के अराउंड, वो आएगा 0.104 किलोग्राम मीटर स्क्वायर के बराबर। आया समझ में? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर थिन रोड्स ऑफ सेम मास m एंड लेंथ l फॉर्म ए स्क्वायर, फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस थ्रू सेंटर o एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये बोल रहा है कि 4 रोड्स हैं और इन 4 रोड्स को मिला के एक स्क्वायर बना रहे हैं हम लोग। चारों की लेंथ बराबर है, यहाँ पे ये 4 रोड्स यहाँ पे मैंने दिखाई है, हर एक रोड की लेंथ कितनी है l के बराबर है, ठीक है, हर एक रोड की लेंथ कितनी l के बराबर। अब ये जो स्क्वायर बन गया, इसका जो सेंटर पॉइंट होगा जहाँ पे दोनों डायगोनल्स इसके इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, उस पॉइंट से पास होने वाली और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ये जो एक्सिस होगी, इसके अराउंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। ये वाली एक्सिस है जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4 रोड्स लगी हुई हैं, हर एक रोड का मास m है और लेंथ कितनी है l के बराबर है। तो हम एक काम करते हैं, ये जो पॉइंट है वो मान लेते हैं सेंटर पॉइंट, इसके अराउंड ये जो एक्सिस है इसके अराउंड किसी एक रोड का, मैं एक रोड को हाईलाइट कर देता हूँ, सिर्फ एक रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे पहले, फिर वही जो फॉर्मूला होगा वो बाकी की 3 रोड्स के लिए भी अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायग्राम में आपको एक सिमेट्री नजर आएगी। जैसे ये वाली रोड मैंने हाईलाइट करी है, तो इस रोड से ये जो सेंटर पॉइंट है ये कितनी दूरी पे है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी l है, तो हाफ डिस्टेंस कितनी हो गई, ये यहाँ से यहाँ तक की l/2 हो गई। इस रोड का मास m है और लेंथ l है, ठीक है। तो इस एक्सिस के राउंड इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाली रोड के लिए आएगा, क्योंकि इसके लिए भी ये वाली डिस्टेंस l/2 होगी, ये l लेंथ की रोड है, मास इसका m है। ऐसे इस वाली रोड के लिए होगा, ये डिस्टेंस l/2 आएगी, मास m, लेंथ l, ऐसे इसके लिए होगा। तो चारों रोड्स के लिए सिमेट्री की वजह से जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। तो एक रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेते हैं पहले सेंटर के अराउंड, और उसके बाद में क्या करना है, फिर 4 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 4 रोड्स के लिए आ जाएगा टोटल। डायरेक्शन का तो कोई रोल है ही नहीं कि भी कौन सी डायरेक्शन में हम या कौन सी रोड्स के लिए हम या कौन सी रोड के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले कैलकुलेट कर रहे हैं। किसी एक के लिए कर लो, बाकी 3 के लिए भी उतना ही होगा। तो पहली वाली ये जो रोड है इसके लिए मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे। अब ये क्या है, एक रोड है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है इससे पास होने वाली एक्सिस के अराउंड अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो आप उसके पैरेलल ये वाली एक्सिस और ये वाली जो एक्सिस है ये आपस में पैरेलल होंगी। इमेजिन करो, ये एक्सिस जो इसके रोड के सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और ये वाली एक्सिस, ये दोनों पैरेलल हैं। तो इस एक्सिस के अराउंड जो सेंटर ऑफ मास होगा, इसका सेंटर ऑफ मास, इस एक्सिस के अराउंड अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, जो कि हमें पता ही होता है, ICM बराबर होगा ml/12। किसी भी रोड के लिए सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml/12, तो ये हमको पता है। और इसके पैरेलल l/2 डिस्टेंस पे इस दूसरी एक्सिस के अराउंड आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो 4 1 रोड, पहले मैं एक रोड के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं, तो ये आएगा ICM प्लस m इंटू d²। ये मैंने जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है वो लगाई है अभी। ICM कितना है ml/12 प्लस m इंटू d कितना लेना है, डिस्टेंस बताओ, ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस इनके बीच का डिस्टेंस l/2, तो l/2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा l² 4
पूरा सॉल्व करेंगे एलसीएम वगैरह लेके, तो m कॉमन ले लिया, जैसे मैंने ये 1/12 आया प्लस ये 1/4 आएगा, पूरा सॉल्व करोगे तो ये m, अच्छा एक एल स्क्वायर भी है बार, तो m L²/3 आएगा, ये एलसीएम लोगे ना 12, तो उसके बाद में सॉल्व करने पे mL²/3 बनेगा। तो एक रोड का आ गया ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने पास ओ पॉइंट के राउंड, ऐसे बाकी 3 का भी होगा। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा 4 × I के बराबर, यानी कि आंसर आएगा अपना 4 mL²/3। ये आपका फाइनल आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। आया समझ में, सिमेट्री हो ना डायग्राम में तो ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए व्हील ऑफ मास 10 किलोग्राम हैज ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 160 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, द रेडियस ऑफ जायरेशन विल बी। ये बात कर रहा है किसी व्हील की, व्हील को एक डिस्क की तरह माना जाएगा। याद रखना है कि जब भी व्हील बोले ना तो आप समझ जाना कि ये कोई डिस्क की बात कर रहा है। तो ये कोई डिस्क है, मान लो एक व्हील है जो कि एक डिस्क की तरह मानेंगे, जिसका मास आपको कितना दे रखा है 10 किलोग्राम के बराबर दे रखा है, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, मतलब इसकी खुद की जो एक्सिस है उसके अराउंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है 160 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और आपको रेडियस ऑफ जायरेशन पूछी जा रही है। तो आपको रेडियस ऑफ जायरेशन की क्या डेफिनेशन बताई थी, रेडियस ऑफ जायरेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है जिसके स्क्वायर को अगर बॉडी के मास से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। I इक्वल टू क्या होगा mk², m मतलब मास ऑफ द बॉडी और k का मतलब क्या होगा रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, तो ये देखो m और I तो आपको दिया हुआ ही है, तो k इक्वल टू क्या हो गया √I/m, सीधा फॉर्मूला बन गया। ये सॉल्व कर लो इससे, देखो I की वैल्यू कितनी है 160 और m कितना है 10, ये कितना आएगा 16 आएगा √ में, जो कि 4 बाहर निकलेगा, तो 4 मीटर क्या हो गई रेडियस ऑफ जायरेशन हो गई। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो। आया समझ में। क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R अबाउट ए सर्टेन एक्सिस इज कैपिटल R, मतलब रेडियस ऑफ जायरेशन किसके बराबर आ रही है, इस स्फीयर की रेडियस के बराबर आ रही है, मतलब k की जो वैल्यू है जिसको हम रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं वो स्फीयर की रेडियस के बराबर है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है जी, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस एक्सिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब इस क्वेश्चन को समझना है एक बार, ये क्या बोलना चाह रहा है। मान लो कि ये कोई स्फीयर है, ये इसका सेंटर है, सेंटर से पास होने वाली ये एक्सिस हो गई। ठीक है, अगर इस एक्सिस के अराउंड इसको घुमाया जाता है तो आपको पता है कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना आएगा। ये इसका सेंटर ऑफ मास भी है, ये क्या है पॉइंट, ये जो सेंटर है स्फीयर का ये इसका सेंटर ऑफ मास भी है, तो ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस है। इसके अराउंड जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसका फॉर्मूला होता है 2/5 mr²। अगर इस स्फीयर की रेडियस कैपिटल R है तो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली ये वाली जो एक्सिस होगी इसकी, इसके अराउंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 2/5 mr²। ये तो हमको याद ही रखना है स्फीयर के लिए। अब ये बोल रहे कि कोई और दूसरी एक्सिस है ना, जो इसके पैरेलल है कहीं पे, इसके पैरेलल हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, मान लो इसको। इस एक्सिस के अराउंड जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आता है और उसके अकॉर्डिंग जो रेडियस ऑफ जायरेशन निकल के आती है वो R के बराबर आती है। मतलब इस एक्सिस के अराउंड अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करूं और उसके अकॉर्डिंग अगर मैं रेडियस ऑफ जायरेशन वाला फॉर्मूला यूज करूं k इक्वल टू √I/m, तो मुझे रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू किसके बराबर मिलेगी, इस स्फीयर की रेडियस के बराबर मिलेगी। तो ये पूछ रहा है कि इन दोनों एक्सिस के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस जिसको मैं d लिख देता हूं, ये कितना है। क्वेश्चन समझ में आया क्या, कैसे बताएंगे। हमको ये पता कि ये वाली जो एक्सिस है जो कि इस सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के पैरेलल है, इसके अराउंड आप इजीली इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कर सकते हो। तो इसके लिए फॉर्मूला है अपने पास, ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जिसके अकॉर्डिंग I इक्वल टू ICM प्लस md² के बराबर होता है। तो एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले को तो बाद में यूज करेंगे, इसमें k की जगह r पुट करना है और I की जगह जो आप अभी सॉल्व करोगे वो पुट करना है, तो फिर अपने आप ही अपने पास ये निकल के आ जाएगा कि ये डिस्टेंस d कितनी होगी। I इक्वल टू ICM कितना है 2/5 mr² और m इंटू d², ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब ये वैल्यू उठा के आप इस फॉर्मूले में पुट करो, क्या आता है देखते हैं। k की जगह मुझे r पुट करना है इक्वल टू √,
2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आएगा एम। तो एम तो ऊपर नीचे कैंसिल कर देंगे, ये एम तो उड़ाई दो, ठीक है। दोनों साइड में स्क्वायर करते हैं तो इधर आएगा आर स्क्वायर, इधर क्या आएगा 2/5 आर स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर किसके बराबर बनेगा देख के बताओ, डी स्क्वायर आएगा ये 2/5 आर स्क्वायर इधर आएगा तो ये आएगा 3/5 आर स्क्वायर। सॉल्व करने पे 3/5 आर स्क्वायर आया, अंडर रूट कर दो दोनों साइड में तो डी बराबर आएगा ये आएगा 0.6, इसका अंडर रूट हो जाएगा और आर स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो आर। तो ये है अपना फाइनल आंसर। मतलब इन दोनों एक्सिस के बीच में एक तो ये और एक ये जो डिस्टेंस है कितनी होगी अंडर रूट 0.6 आर के बराबर होगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आया समझ में।